गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम बीए फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं और हम हमारी संसद, हमारी लोकसभा, हमारी राज्यसभा की विभिन्न शक्तियों के अंतर्गत हम आज की कक्षा में ये हम समझने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार पिछली कक्षा में हमने साधारण विधेयक और धन विधेयक के बारे में समझा था, उसी प्रकार से आज हम समझेंगे सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक में क्या अंतर होता है। इसको आज की कक्षा में स्पष्ट करेंगे। तो आइए समझते हैं। देखो, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक, आपके मन में एक प्रश्न पैदा होता है कि सरकारी विधेयक तो समझ के सरकार से संबंधित है, गैर सरकारी क्या कोई निजी व्यक्ति आता है, इसमें कोई बाह्य व्यक्ति का प्रवेश होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। विधेयक संसद के सदस्य, सरकार के कार्यपालिका के सदस्य आपस में मिलकर ये सब कुछ पेश करते हैं। तो देखो क्या क्या मूल अंतर है, समझते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। आइए सरकारी विधेयक के संबंध में अध्ययन करते हैं। देखो, सरकारी विधेयक अर्थात हमारी कार्यपालिका, हमारी मंत्रिपरिषद के कोई भी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है, अर्थात हमारे संसद के मंत्री द्वारा पेश किया जाएगा। हमारे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, कोई भी विभागीय मंत्री होगा, वो ही इस प्रकार के सरकारी विधेयक को पेश करता है। लेकिन गैर सरकारी विधेयक वे होते हैं जो मंत्री के अलावा संसद के सदस्य द्वारा पेश किए जाते हैं। अब संसद के सदस्य मतलब लोकसभा का सदस्य हो सकता है, राज्यसभा के सदस्य हो सकता है, दोनों के सदस्य द्वारा भी पेश किया जा सकता है। वो कहलाता है गैर सरकारी विधेयक। बिल्कुल स्पष्ट तौर पे यहाँ आपको क्लियर होना है कि सरकारी विधेयक अर्थात संसद के मंत्री द्वारा ही पेश किया जाएगा। लेकिन गैर सरकारी में सत्ता पक्ष का भी हो सकता है, विपक्ष का भी हो सकता है। कोई भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे संसद सदस्य उसको पेश कर सकते हैं। इसको कहेंगे गैर सरकारी विधेयक। ठीक है, बिल्कुल आपको इस पर समझना है। अब गैर सरकारी नाम आते आपके समझ में आता है कोई प्राइवेट व्यक्ति, कहने का तात्पर्य होंगे संसद के ही सदस्य। तो संसद के सदस्य दो सदन है, हमारी लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों से ही कोई सदस्य उस बिल को पेश कर सकता है। यहाँ सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की बात हो रही है। बात स्पष्ट हुई? ये कहलाता है गैर सरकारी विधेयक। दूसरा अंतर देखते हैं कि जो सरकारी विधेयक होता है वो सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है, सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अर्थात सरकार किस प्रकार के नीतियों को लागू करने जा रही है, किस प्रकार के कानून का निर्माण करने जा रही है, सरकार की भावी क्या मंशा है, उसके सामने सब कुछ अपनी पॉलिसी को प्रदर्शित करता है। अर्थात सरकार की योजनाओं कल्याण के संबंध में जो भी कार्य होते हैं उसके संबंध में पेश करता है, मतलब प्रदर्शित करता है सरकारी विधेयक। लेकिन जो गैर सरकारी विधेयक होता है वो आपको यहाँ पे समझना है कि यह सार्वजनिक मामलों पर विपक्षी दल के मंतव्य को प्रदर्शित करता है। अर्थात ऐसे मामले जो सार्वजनिक मामला है लेकिन विपक्षी दल की उस पर क्या राय है, उसका क्या मत है, अपने विचार को प्रदर्शित करता है गैर सरकारी विधेयक। आई बात समझ में? मोस्टली कभी भी सत्ता पक्ष के सदस्य पेश नहीं करते, विपक्षी दल के सदस्य ही गैर सरकारी विधेयक को प्रदर्शित मतलब पेश करने का काम करते हैं। लेकिन वो ये स्पष्ट ही जताना चाहते हैं कि हमारा मंतव्य क्या है। मंतव्य उनका यही है कि इस सार्वजनिक मामले में पर्टिकुलर किसी भी जो भी समय विशेष के साथ जो भी मामला कोई होता है तो उसके संबंध में इनकी क्या राय है उसको स्पष्ट करने का काम करते हैं। ये हो गया गैर सरकारी विधेयक के संबंध में। दूसरा, सरकारी विधेयक के संबंध में क्या है, और तो यह हम समझते हैं कि संसद द्वारा पारित होने की पूरी उम्मीद बनी रहती है कि किसी भी मंत्री ने जो भी सरकारी विधेयक पेश किया है वो संसद पारित करेगी ही, इसका पूरी उम्मीद बनी रहती है। अर्थात हमारे मंत्री ने जो भी हमारी सदन में जो पेश किया गया है बिल अर्थात विधेयक पेश किया गया है वो सदन से पारित होने की पूरी उम्मीद बनी रहती है। लेकिन गैर सरकारी विधेयक के संबंध में ये उम्मीद प्राय बहुत ही कम होती है, क्योंकि प्राय
पारित हो ही नहीं पाते, पारित हो ही नहीं पाते, क्योंकि उनके पास पूर्ण न तो अपेक्षित बहुमत होता है और विपक्ष द्वारा कभी भी पेश किया गया पारित नहीं होता है विधेयक। ये बात आपको स्पष्ट समझनी है। चौथा जो अंतर है वो ये है कि संसद द्वारा अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। सरकारी विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ये समझना बेहद आवश्यक है आपके लिए कि अगर हमारे संसद के मंत्री द्वारा, मतलब हमारे मंत्रिपरिषद के सदस्य द्वारा पेश किया गया कोई विधेयक, जो सरकारी विधेयक है, वो अगर हमारी सदन ने अस्वीकृत कर दिया है, मतलब उसको पास नहीं होने दिया है, तो इसका अर्थ सीधा सीधा ये इफेक्ट हुआ कि सरकार गई, सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि सरकार को सदन में विश्वास नहीं है, सरकार के प्रति सदन को विश्वास नहीं है, तो फिर वो इस्तीफा देना ही पड़ता है, क्योंकि अब सरकार के पास वो पूर्ण बहुमत नहीं रहा, यथार्थ अपेक्षित बहुमत नहीं रहा कि वो किसी भी बिल को या विधेयक को स्वीकार करवा सके। बात स्पष्ट हुई। अगर गैर सरकारी विधेयक के संबंध में है कि इसके अस्वीकृत होने पर सरकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप देखो, विपक्षी दल समूह द्वारा पेश किया जाने वाला कोई गैर सरकारी विधेयक अगर पारित न भी हो जाए, क्योंकि पारित होने की उम्मीद एक तो कम रहती है, अस्वीकृत हो भी जाए तो सरकार के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये आपको स्पष्ट तौर पे समझना चाहिए। आई बात समझ में? प्राय तौर पे वो पास हो ही नहीं पाते, लेकिन बोले अस्वीकृत हो गया तो हो गया, इसके सरकार के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है कि सदन में पेश करने के लिए 7 दिनों का नोटिस होना चाहिए। अर्थात जब भी कोई हमारा विभागीय मंत्री, सरकारी मंत्री कोई भी विधेयक पेश करेगा तो सदन में पेश करने से पहले 7 दिन पूर्व उसको नोटिस देना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर डेट को मैं इस बिल को पेश करने जा रहा हूँ। यानी संसद की जो कार्यविधि होती है, उस कार्यविधि में 7 दिन पूर्व ये नोटिस जारी किया जाता है कि इस पर्टिकुलर दिन को यह विधेयक पेश किया जाएगा, तो उसी दिन फिर वो उसका जो प्रभारी मंत्री होता है, जिस मंत्रालय से जुड़ा है वो विधेयक, उसका मंत्री उसको पेश करेगा। तो 7 दिन पहले नोटिस देना होता है, अर्थात नोटिस उसके पास होना चाहिए। वहीं अगर गैर सरकारी विधेयक की बात करें तो सदन में पेश करने के लिए ऐसे प्रस्ताव के लिए कम से कम 1 माह का नोटिस तो होना चाहिए। सदन में पेश करने से पहले एक ऐसे प्रस्ताव के लिए कम से कम 1 माह पूर्व उसको नोटिस देना चाहिए कि मैं इस तिथि को ये कोई विधेयक पेश करने वाले हैं, तो उसके संबंध में 1 माह पूर्व नोटिस होना जरूरी होना चाहिए। ठीक है। फिर जो सरकारी विधेयक हैं, इससे संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग से परामर्श से तैयार किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस किसी भी विभाग से जुड़ा वो विधेयक है, उस विधेयक द्वारा, मतलब उस विधेयक के विभाग द्वारा जो भारत सरकार का विधि विभाग है, विधि विभाग से परामर्श करना अति आवश्यक होता है। विधि विभाग के परामर्श के बिना वो विधेयक तैयार नहीं होता। ये बिल्कुल सरकारी विधेयक से जुड़ा हुआ है। लेकिन गैर सरकारी विधेयक के संबंध में इसका निर्माण संबंधित सदस्य की जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर कोई विधि विभाग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जो भी सदस्य पेश करेगा उसके एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि जो आप गैर सरकारी विधेयक पेश कर रहे हो उसके बारे में आपने क्या राय है। ठीक है। तो आपको ये समझना बेहद जरूरी है कि सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक में मूल क्या अंतर है, हमने ये स्पष्ट किया। एक बार पुनः कहता हूँ कि सरकारी विधेयक संसद में मंत्रियों के द्वारा पेश किए जाते हैं, हमारे मंत्रिपरिषद के सदस्य ही पेश करेंगे। लेकिन गैर सरकारी विधेयक में मंत्री के अलावा हमारे संसद सदस्य द्वारा भी पेश किया जाता है, अर्थात हमारी लोकसभा राज्यसभा के जो भी सदस्य होंगे, MP होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, वही पेश करते हैं। दूसरा, सरकारी विधेयक सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है, जबकि गैर सरकारी विधेयक सार्वजनिक मामलों पर विपक्षी दल की क्या मंतव्य, क्या राय है, क्या दृष्टिकोण है, उसको प्रदर्शित करता है। ठीक है। तीसरा, कि जो सरकारी विधेयक पेश हो गया है वो संसद द्वारा पारित होने की पूरी उम्मीद बनी रहती है, लेकिन गैर सरकारी विधेयक के संबंध में ऐसे उम्मीद पालना एक प्रकार की मतलब संभावना है ही नहीं कि वो कभी पारित हो पाएगा। ठीक है। अगला, सरकारी विधेयक के संबंध में अगर वो सरकारी विधेयक सदन द्वारा अस्वीकृत हो जाए तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, लेकिन गैर सरकारी विधेयक अस्वीकृत हो जाए तो सरकार पर कोई या सरकार के अस्तित्व पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है कि सदन में पेश करने से पहले, अगर सरकारी विधेयक हैं तो सदन में पेश करने से पहले कम से कम 7 दिनों का नोटिस देना जरूरी होता है, लेकिन वही गैर सरकारी विधेयक के मामलों में ये 1 महीने का नोटिस होना जरूरी होता है। ठीक है। सरकारी विधेयक होता है उसको संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श के बाद ही उसको विधेयक को तैयार किया जाता है, जबकि गैर सरकारी विधेयक में
ये जो जिसके निर्माण की जो संबंधित जो प्रक्रिया है वो संबंधित सदस्य की व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। तो ये हम समझे कि सरकारी विधेयक क्या होता है और गैर सरकारी विधेयक क्या होता है। अभी इसी के साथ हम एक और समझने का प्रयास करेंगे कि हमारी सदन की जो कार्रवाई होती है, कार्रवाई में कई बार हम शब्द आते हैं, स्थगन आता है और सत्रावसान होगा। ये दोनों क्या होते हैं, इसको आज हम समझते हैं। देखिए, हमारी सदन की जो कार्रवाई होती है, जब हमारी संसद के सत्र चल रहे होते हैं तो उसमें आपने दो शब्द स्थगन और सत्रावसान, दो शब्द जरूर समझे हैं, पढ़े हैं और उसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो देखिए, सदन की जो पूरे एक वर्ष में जो सत्र होते हैं, सेशन होते हैं, वो 3 होते हैं। एक बजट सेशन कहते हैं जिसको ग्रीष्मकालीन, एक होता है मानसूनकालीन, एक होता है शीतकालीन। 3 सत्र होते हैं हमारी संसद के। तो ये संसद के सत्र बुलाना, कब बुलाना है, कब इसके कार्रवाई को संचालन के, सब कुछ ये लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय के अंतर्गत होते हैं। तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि स्थगन अर्थात एडजॉर्न और सत्रावसान, ये दोनों में क्या अंतर है मूलभूत, ये समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, स्थगन का मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो आप सत्रावसान समझ लीजिए, क्योंकि सत्रावसान बड़ी चीज़ है। संसद का सत्र कब बुलाना है, कब आहूत करना है और कब समाप्त करना है, यह तय करेंगे राष्ट्रपति, अर्थात राष्ट्रपति की परमिशन के बाद। लोकसभा अध्यक्ष सब कुछ ये तय करके राष्ट्रपति से परमिशन मांगेंगे कि हमको इस समय सत्र बुलाना है। तो ये जब भी राष्ट्रपति परमिशन देंगे तब ही सत्र आहूत हो सकता है और राष्ट्रपति कहेंगे तभी सत्र अवसान हो सकता है। लेकिन सत्र प्रारंभ होने के बाद में सदन की जो संपूर्ण कार्रवाई होती है वो सदन के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, जैसे लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष और हमारी राज्यसभा के होते हैं सभापति अर्थात राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, उपराष्ट्रपति। तो ये दोनों जब सदन की कार्रवाई चलाते हैं तो बीच में जब रोकते हैं तो उसको कहा जाता है स्थगित करना, एडजॉर्न करना। ठीक है, ये बात आपको समझना है। तो जब सत्र आहूत हो गया है तो बीच में जो भी कार्रवाई होती है वो दोनों सदन के पीठासीन अधिकारी ही तय करते हैं, और जब कार्रवाई को रोकते हैं तो उसको कहा जाता है स्थगन। और जब सत्र समाप्त हो जाता है, सत्रावसान हो जाता है, तो फिर वो राष्ट्रपति की परमिशन से होता है। तो सत्र के आहूत करने में और सत्र को समाप्त करने में राष्ट्रपति की भूमिका होती है, लेकिन स्थगन करने में दोनों सदनों के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो ही तय करते हैं कि कब कार्रवाई चलानी है, कब रोकनी है, इसके संबंध में। तो दोनों को संबंध में अंतर समझते हैं। तो देखिए, स्थगन का अर्थ होता है कि जिस दिन बैठक चल रही होती है हमारे सदन में उसको समाप्त करना, न कि सत्र को। सत्र तो राष्ट्रपति की परमिशन से चलता है, एक बार शुरू हो गया है तो राष्ट्रपति ही कहेंगे कि अब समाप्त करो, तब समाप्त होगा। लेकिन जब बैठक चल रही होती है हमारे सदन में तो उस समय उस बैठक को समाप्त करने की जिम्मेदारी किसके पास होती है, हमारे सदन के पीठासीन अधिकारी। अगर बात लोकसभा की करूं तो लोकसभा के अध्यक्ष, और बात राज्यसभा की है तो राज्यसभा के सभापति या उपसभापति। बात समझ में आई? तो ये बैठक को स्थगित कर सकते हैं, बैठक को समाप्त कर सकते हैं, सत्र को समाप्त करने की इनके पास ताकत नहीं होती है। बात स्पष्ट हुई? लेकिन सत्रावसान की बात करूं तो ये बैठक व सदन के सत्र दोनों को समाप्त कर सकते हैं। समझ गए आप? बैठक को भी समाप्त हो, क्योंकि जब सदन का सत्र समाप्त हो गया तो बैठक तो स्वाभाविक है कि समाप्त होगी। तो आपको यहाँ पे इसका ऑल ओवर अर्थ से समझना है कि बैठक और सदन के सत्र सब कुछ समाप्त करने से अर्थ होता है। ठीक है। दूसरा, ये जो बैठक है इसको स्थगित करना या समाप्त करने की जो जिम्मेदारी है वो किसके पास है, सदन का जो पीठासीन अधिकारी होता है वो करता है। पीठासीन अधिकारी अगर बात करूँ मैं लोकसभा, तो लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अर्थात लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, ये ही इस सदन के पीठासीन अधिकारी होते हैं। लेकिन सत्रावसान तो कौन करता है, मैंने आपको पहले बताया कि भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, सत्रों को आहूत करना और सत्र का अवसान करना ये दोनों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा, अगर स्थगन के संबंध में और भी समझें, यह किसी विधेयक या सदन के काम पर असर नहीं डालता है, क्योंकि वही काम दोबारा होने वाली बैठक में भी किया जा सकता है। अर्थात यह किसी विधेयक अर्थात जो कोई भी विधेयक पेश होने वाला है यह सदन के काम पर कोई प्रभाव नहीं डालता, क्योंकि जिस दिन जो कार्य प्रारंभ हो चुका है तो अगले दिन वहीं से शुरुआत होगी जहाँ तक रुके हुए थे। इसलिए काम को दोबारा होने वाली बैठक में भी उसको किया जा सकता है।
लेकिन शत्रवसान में क्या होता है कि ये किसी विधेयक पर प्रभाव नहीं डालता, लेकिन बचे हुए काम के लिए अगले सत्र में नया नोटिस देना पड़ता है। प्रभावित तो काम नहीं करता है, लेकिन जो भी काम पेंडिंग रहा था उस काम के लिए नया नोटिस देना पड़ता है कि हम इस काम को दोबारा से इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए ये दोनों शब्द आपको समझने बेहद जरूरी है कि स्थगन का क्या प्रभाव होता है, क्या अर्थ होता है, और शत्रवसान का क्या प्रभाव होता है। दोनों को स्पष्ट समझना बेहद आवश्यक है। तो डियर स्टूडेंट, आज की कक्षा में हमने ये महत्वपूर्ण समझा कि सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक तथा संसद की कार्रवाई से जुड़े हुए स्थगन तथा शत्रवसान, ये दोनों के संबंध में क्या क्या मूलभूत अंतर हैं। क्योंकि आम जब हम भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ते हैं तो ये दोनों शब्द हमारी अध्ययन करते समय बार बार हमारे सम्मुख आते हैं, तो ये समझना हमारे लिए अति आवश्यक था। हम समझ सकते हैं कि संसद के सत्र राष्ट्रपति की परमिशन से शुरुआत होते हैं, अवसान और राहुल दोनों राष्ट्रपति की परमिशन के द्वारा होगा, लेकिन स्थगन हमारे संसद के सदन के पीठासीन अधिकारी के द्वारा ही संभव हो पाते हैं। तो दोनों का समझना अति आवश्यकता